हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 27 की, जो कि विज्ञान विषय की वर्कशीट है, क्लास 10th के लिए जारी की गई है। 4 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब वर्कशीट को हम पहले नज़र में देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले वाली वर्कशीट को ही आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आपकी बुक्स का NCERT का चैप्टर 6 या अध्याय 6 जय पराक्रम को ही इस वर्कशीट में पढ़ाया जा रहा है। और उसका एक भाग था जय पराक्रम का, यानी कि जय पराक्रम में हमने जो अलग अलग भाग पढ़े थे, उसमें एक भाग है श्वसन। तो श्वसन के ही बारे में हम पिछली 2 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। उसी वर्कशीट को याद करते हुए हमें इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और इस वर्कशीट को समझना है कि वर्कशीट में क्या कहना चाह रहा है। तो आइए जब देखते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है। तो ये कहती है, मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव श्वसन प्रणाली को कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला भाग है गुहा और नालियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, यानी लंग्स में आपके। फिर अगला पार्ट है वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, फुफ्फुस। तो इसने 2 मेन भागों में इस चीज़ को विभाजित किया। पहला था कि जहाँ पे हमारी वायु का संचालन या वायु का आना, बाहर से अंदर तक आना होता है। दूसरा भाग वह जहाँ पे वायु का आदान प्रदान या आखिरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो आपकी इस वर्कशीट को देखने से पहले ज़रा NCERT को देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कहना चाह रही थी वो और क्या कह रही है। आइए देखते हैं। तो ये आपकी अध्याय 6 जय पराक्रम NCERT की किताब का एक पन्ना, जहाँ पे मानव श्वसन तंत्र दिखाया गया। अब मानव श्वसन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिक वे में याद कर लेते हैं। नासाद्वार जो है, ये वह जगह है जहाँ से हम सांस लेते हैं। फिर श्वास नली, कंठ, उपस्थित विलय और ग्रासनी, ये सब एक तरह से कार्य करती हैं। और जो श्वास नली है, उपस्थित विलय है, यहाँ पे वायु का और खाने का अलग अलग वितरण हो जाता है। फिर श्वासनी फुफ्फुस यानी कि लंग्स में अपनी एक जगह बनाती है, जहाँ पे श्वासनी, श्वासनिका ये सब मिलकर के क्या करती हैं, हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उसे देखती हैं, उसे ध्यान देती हैं, उसे करती है। तो ये तो बेसिकली बिल्कुल सीधे आसान शब्दों में हुआ मानव श्वसन तंत्र को समझाना। तो ये देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र में क्या बचा था और क्या हमें पढ़ना बाकी है। तो ये देख लेते हैं क्या कहता है बचा हुआ भाग। ये कहता है जैसे जैसे तंतुओं में शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त हो जाता है और उसकी दक्षता कम हो जाती है। यानी कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है, विसरण दाब, जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, शरीर के जंतुओं का आकार जब बढ़ता है, जंतु का आकार जब बढ़ता है या शरीर के उसका आकार बढ़ता है, तो अकेला ऑक्सीजन को पहुंचाने में पर्याप्त हो जाता है, इसकी दक्षता कम हो जाती है। ऐसे केस में फुफ्फुस की वायु को श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की सहायता से ऑक्सीजन को लेकर जाना पड़ता है और टिश्यूज़ में तक में पहुंचाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अब क्या कह रहा है, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बाध्यता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। तो क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन की सहायता से इस तरह के केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो आइए जरा आप वर्कशीट में देख लेते हैं वर्कशीट में क्या कह रहा है आपकी। तो आपकी वर्कशीट में कह रहा है, ये वर्कशीट में जब देखेंगे हम, वही 2 भाग हैं आपके। एक तो वायु को संचालन करना और दूसरा है गैसों का आदान प्रदान करना। तो पहला है वायु को संचालन करना, देखते हैं क्या कहता है। नाक वायु को गर्म और फिल्टर करती है तथा ग्रासनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है। स्वतंत्र वॉइस बॉक्स श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है, उपस्थित विलय संरचना प्रदान करती है और श्वास नली को खुला रखती है।
श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करता है। यानी वायु 2 बार फिल्टर होती है, एक हमारी नाक में, दूसरी श्वास नली में। श्वासनी ग्रासनी के अंत में 2 शाखाएं विभाजित करती हैं और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। यानी 2 जो हमारे लंग्स हैं या फुफ्फुस में जब जाती है एक पाइप से ऐसे, ये 2 भागों में विभाजित होती है ये श्वासनी। आगे क्या कह रहे हैं, श्वासनिकाएं। फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाता है, यह है श्वासनिकाएं। कृपाक वाहिनी। कृपिका वाहिनी क्या होती है, छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वासनी से फुफ्फुस तक और अंत कृपिका कोश में पहुंचता है। कृपिकाएं क्या होती है, फुफ्फुस की क्रियात्मक शासन इकाइयाँ जहाँ गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये तो बात होगी आपकी किसकी, मानव श्वसन प्रणाली की। अब ज़रा वापस देख लेते हैं सांस लेना और छोड़ना में क्या कह रहा है ये। सांस लेने में कह रहा है ऑक्सीजन युक्त वायु लेना, ये पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है। ये डायफ्राम सफलतल हो जाता है जिसमें वक्षीय ग्रह आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वक्षीय ग्रह का अंदर दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु जाती है। दूसरा क्या कह रहा है, सांस छोड़ना। CO2 का निष्कासन है, ये पसलियों को जुड़ी मांसपेशियों को शीतलीकरण के कारण होता है। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, इससे वक्षीय ग्रह का आयतन कम हो जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़े से बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, वायु। अब सीधी भाषा में समझें तो इतनी टेक्निकल चीज़ों को, तो सीधी भाषा में ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे वक्षीय ग्रह यानी छाती का आकार बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है और अंदर का दबाव कम हो जाता है, वायु को अंदर का दबाव कम हो जाता है। तो ऐसा होने के कारण वायु अंदर पहुंच जाती है हमारे शरीर में। और सांस छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे वक्षीय ग्रह यानी हमारी छाती का आयतन कम हो जाएगा, वायु का दबाव कम होगा और ये बाहर निकलेगी। तो ये सीधी सी भाषा में एक समझने वाली बात है, दर्शाया भी हुआ है। डायफ्राम का सिकुड़ना, डायफ्राम का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये तो चीज़ हो गई आपकी सांस लेना, श्वास छोड़ना। तो अगला देख लेते हैं, अगला है एल्विलाई और कोशिका के बीच विनिमय। तो ये लाल कोशिकाओं में कि कैसे ये एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होता है उससे बताया गया। तो ये आदान प्रदान हम लोगों को कैसे होता है, ये हम लोगों को पता है, डिफ्यूजन प्रेशर द्वारा होता है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। तो आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। आगे कह रहा है फुफ्फुस के अंदर कोशिकाओं एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कोशिकाओं की भित्ति में रुद्रवाहिकाएं का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुद्र कोशिकाओं में छोड़ती हैं। कोशिका रुद्रवाहिकाएं का कृपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ तक की चीज़ों को समझने के लिए समझ लीजिए कि हमारी जो वायु है यहाँ से अंदर घुसी, जब ये पहुँची कहाँ पे, आखिरी में एल्वेलाई में यहाँ पे विनिमय हुआ। किस तरह की जो संरचना है बैलून की तरीके की ये संरचना है जैसी यहाँ दिखाई गई है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे गैसों का विनिमय हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान हुआ। अब ये आदान प्रदान कैसे होगा, हमारे वाले केस में जो ब्लड सेल्स हैं, RBC हैं, उनके द्वारा। ठीक है। तो और आगे जो हमने NCERT में पढ़ा था वो क्या, एक जो पिगमेंट है हमारा HB जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा। तो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, के लिए विसरण दाब शरीर के सभी अंगों के ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है और उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाती है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की कमी वाले ऊतकों में पहुंचाती है। ठीक है। मानव शरीर श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के लिए उच्च मात्रा रखता है, ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो मानव के लिए क्या है वर्णक, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। तो मेन चीज़ क्या है, अगर मान लो शरीर का आकार बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, कोशिकाओं में
कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसानी से नहीं होगा। ऐसी स्थिति में श्वसन वर्णक ही काम करेगा, जो कि जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन। तो अब जरा क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका सबसे पहला कि उपस्थित विलय का क्या कार्य है। तो उपस्थित विलय का कार्य, उपस्थित विलय सबसे पहले सबसे आसान शब्दों में देखा जाए तो ये संरचना प्रदान करता है और श्वास नली को खुला रखता है। सबसे मेन चीज़ ये एक संरचना प्रदान करता है, यानी कि ये इस तरह की एक संरचना प्रदान करता है, जो कि अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग शेप। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बड़े बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। तो सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया क्या है, ये है। एक में सिकुड़न होती है, एक में आयतन जो है के हिसाब से घटता पड़ता है। तो एक में क्या हो गया, एक में ये समतल हो जाएगा, जो डायफ्राम में समतल हो जाएगा, और दूसरे में वह गुंबद शेप का हो जाएगा अंदर की साइड में होते ही। तो ये तो हो गई आपकी चीज़ें सांस लेने और उसकी, और ये आपकी वर्कशीट 27 कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।